अब देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बात कर चुके हैं वेक्टर की, मैथमेटिकल टूल की, यूनिट एंड डायमेंशन, फिर हो गया हमारा एरर और हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, यही कि नहीं है। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है मैकेनिक्स। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है मैकेनिक्स, और अगर हम देखेंगे तो आईआईटी में हर साल 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया, काइनेमेटिक्स भी आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा, फ्लूइड भी क्या होगा, मैकेनिक्स का पार्ट होगा नहीं हुआ। तो आज हम लोग जो स्टडी यानी जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। अब देखो, मैकेनिक्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं। मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम किसी पार्टिकल या बॉडी की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जहां पे हम किसी पार्टिकल या बॉडी की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब जब भी हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वहां पे हम कर रहे हैं स्टडी ऑफ अ बॉडी। या तो किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की। अब जो भी मैकेनिक्स है उसको हम वहां पे क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो पार्ट होता है मैकेनिक्स का, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और दूसरा जो पार्ट रहता है, ब्रांच जो रहती है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा वहां पे क्या है, डायनामिक्स। अब स्टैटिक में हम किस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, तो स्टैटिक का मतलब है कि हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं जो बॉडी हमारी कैसी है, रेस्ट में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसकी अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, हम उस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं जो बॉडी हमारी क्या है, मोशन में। अच्छा, अब अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो अगेन इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो भी मोशन होगा, मोशन को अगेन हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो ब्रांच रहती है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और जो दूसरी ब्रांच रहती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। तो एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा वहां पे क्या होता है, काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है। काइनेमेटिक्स में अगेन हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, बॉडी की, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। यानी हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो मोशन आया है बॉडी का, वो जो मोशन आया है उसके कॉजेस क्या हैं, उन कॉजेस को वहां पे हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। लेकिन अगर हम कॉजेस को भी कंसिडर करते हैं, अगर हम वहां पे कॉजेस को भी कंसिडर करते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक्स। ये चीज क्लियर हुई। मैंने बोला कि डायनेमिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम कर रहे हैं बॉडी की स्टडी विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस, यानी किसके कारण ये मोशन हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, अगर बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड के टॉप से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। अब देखो, अगर हमने ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो हमें इससे मतलब नहीं कि हमने किस तरह से थ्रो किया है, किसके कारण ये वेलोसिटी आई है। हो सकता है पर्सन ने वेलोसिटी प्रोवाइड की है, या फिर हो सकता है कि वहां पे स्प्रिंग का कोई सिस्टम है जिसने वहां पे वेलोसिटी प्रोवाइड की है। तो हमें इसके कॉजेस से मतलब नहीं है। लिख लियो, ये मोशन किसके कारण हो रहा है, किसने प्रोड्यूस किया है, हमें वहां पे कॉजेस से मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है इसके बॉडी के मोशन से। तो बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है, तो हमें केवल बॉडी के मोशन से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि किसने ये मोशन वहां पे क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम बॉडी की स्टडी तो कर ही रहे हैं,
और साथ में हम कॉजेस को भी कंसिडर कर रहे हैं जिसने वो मोशन वहां पे क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स को अगेन हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक मैकेनिक्स में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। अभी हम काइनेटिक्स की बात नहीं करेंगे। तो अभी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें केवल बॉडी के मोशन से मतलब है, मोशन किसके कारण आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है वहां पे। अच्छा, अब जो भी काइनेमेटिक्स होगा उसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो होता है इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं जब पार्टिकल क्या होता है, किसी एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा। अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो मोशन वन डायमेंशनल होता है। फिर होता है मोशन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं जब पार्टिकल किसी प्लेन में चलता है। और तीसरा जो मोशन होता है वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं जब पार्टिकल किस में चल रहा होगा, स्पेस में चल रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की, तो वन डायमेंशनल मोशन में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। यहां पे हम बात करेंगे किसकी, यहां पे हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। बहुत सारे मोशन वन डायमेंशनल होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। और अगर हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन की, तो 2 डायमेंशनल मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम जिसकी बात करेंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। और 3 डायमेंशनल मोशन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली वहां पे पढ़ेंगे मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन से, और वन डायमेंशनल मोशन का हमने नाम दिया है वहां पे रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। तो हेडिंग डालो वहां पे अब रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेरा रेक्टिलिनियर मोशन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, है ना। तो अब देखो यहां पे कि मान लो यहां पे एक लिफ्ट है या एलिवेटर है। यहां पे एक एलिवेटर है और मैं बोल रहा हूं कि जो भी एलिवेटर है उसकी सीलिंग पे एक लैंप लगा है। यहां पे एलिवेटर है और एलिवेटर की सीलिंग पे हमने क्या लगा दिया, एक लैंप लगा दिया। ये हो गया ग्राउंड। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो एलिवेटर है, ये एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो भी एलिवेटर है, एलिवेटर में हमने क्या किया, लाइट का बल्ब या लैंप लगा दिया, और ये एलिवेटर अभी कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि लैंप का लैंप कैसा है, लैंप रेस्ट में है या फिर लैंप हमारा क्या है, मोशन में। तो सबसे पहली जो टर्म हम बात करेंगे, यहां पे हम सबसे पहली जो टर्म बात करेंगे वो बात करेंगे रेस्ट, या फिर हम बात करेंगे वहां पे किसकी, मोशन की। क्लियर। सबसे पहली जो टर्म हम बात करने जा रहे हैं यहां पे बात करने जा रहे हैं रेस्ट और मोशन की। अब यह चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम रेस्ट या मोशन वर्ड डिफाइन करते हैं तो ये दोनों ही टर्म डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। तो रेस्ट भी डिफाइन किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, और जब हम मोशन वर्ड यूज करते हैं तो ये वर्ड अगेन यूज किया जाता है विथ रेस्पेक्ट
टू एन ऑब्जर्वर। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? मैंने क्या बोला है कि जब भी हम रेस्ट और मोशन वर्ड यूज करेंगे, जब भी हम रेस्ट और मोशन वर्ड यूज करेंगे, तो ये दोनों ही वर्ड डिफाइन किए जाते हैं किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है ए, और ये जो ऑब्जर्वर ए है ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है। अब बताओ, ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को ये एलिवेटर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लैंप भी किस में लगा हुआ है? लैंप जो है या लाइट बल्ब जो है वो एलिवेटर में लगा हुआ है। तो जब ये एलिवेटर ऊपर जाएगी तो इसको ये बल्ब भी कहां मूव करता हुआ दिखाई देगा? ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ए, दिस बल्ब इज इन मोशन। ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये बल्ब जो है, ये बल्ब तुम्हारा क्या है? मोशन में। लेकिन अगर हम बात करें कि एक और ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कहां पे? लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर। अब बताओ, ये ऑब्जर्वर जब इस बल्ब को देखेगा तो इसको बल्ब हमेशा ग्राउंड से कितनी हाइट पे दिखाई दे रहा होगा? h हाइट पे दिखाई दे रहा होगा। अब बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब भी ये ऑब्जर्वर देखेगा, इसको ये बल्ब हमेशा h हाइट पे दिखाई दे रहा है, बल्ब h हाइट पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, द बल्ब इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ए के रेस्पेक्ट में ये बल्ब मोशन में है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये बल्ब हमारा कैसा है? रेस्ट में। तो इससे हमें क्या चीज क्लियर हुई? अगर मैं तुमसे पूछता हूं यहां पे कि ये बोर्ड कैसा है, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि क्लास में जो बोर्ड लगा, ये बोर्ड कैसा है? रेस्ट में है, मोशन में? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि ये डिपेंड कर रहा है कौन देख रहा है। अगर हम क्लास में बैठ के देख रहे हैं तो हमें ये बोर्ड रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है जो कार के अंदर बैठा है और कार क्या हो रही है? ग्राउंड पे चल रही है। वो ऑब्जर्वर जब इस बोर्ड को देखेगा तो उसको ये बोर्ड कैसा दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन वर्ड ये दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं? दोनों ही वर्ड डिपेंड करते हैं किस पे? ऑब्जर्वर पे। क्लियर? अब देखो, रेस्ट को या मोशन को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, वहां पे डेफिनेशन लिखो वहां पे। अ बॉडी इज सेट, अ बॉडी इज सेट, a body is set to be at rest, a body is set to be at rest if its position, a body is set to be at rest with respect to an observer, a body is set to be at rest with respect to an observer if its position does not change, if its position does not change with respect to that observer। उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैसा है? उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में। तो जब भी हम रेस्ट और मोशन वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा हम ये पूछेंगे कि कौन देख रहा है। ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी हमारी क्या है? मोशन में। क्लियर? फिर नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करने जा रहे हैं अब यहां पे, फिर से देखो अब मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा बोर्ड है और इस बोर्ड में यहां कहीं एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये पूरा बोर्ड है और इस पूरे बोर्ड में ये पर्सन तुम्हारा खड़ा हुआ है। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि ये पर्सन कहां पे है, तो क्या बोलोगे? इस पूरे बोर्ड में यहां कहीं पर्सन है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं पर्सन कहां पे है, तो तुम्हारा आंसर क्या है? पर्सन राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है, नीचे है, क्या बोलोगे? तो वो डिपेंड कर रहा है। अगर हम इस साइड से जाके देख रहे हैं तो हम बोलेंगे लेफ्ट की ओर है, यहां से देखेंगे तो हम बोलेंगे पर्सन कहां है? राइट की ओर है।
तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये पर्सन की पोजीशन क्या है, तो हम कुछ बोल पाएंगे क्या? नहीं। तो ध्यान रखना है, जब भी हमें पर्सन या बॉडी की पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम मैथ्स में भी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं फिजिक्स में भी। लेकिन फिजिक्स में जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम पर्सन या पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर रहे होंगे? डिफाइन कर रहे होंगे। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे बोर्ड के इस पॉइंट को हमने मान लिया ओरिजिन, मान लो ये पॉइंट है ओ, पर्सन कहां पे है? पर्सन है पी पे। मान लो अब मैं अगर बोलता हूं कि पर्सन का कोऑर्डिनेट है 4,6, मैंने यहां पे बोला कि जो पर्सन जहां पे खड़ा हुआ है वहां का कोऑर्डिनेट है 4,6। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि पर्सन की पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे पर्सन की पोजीशन 4,6 है। लेकिन बताओ, पर्सन की पोजीशन 4,6 है तो वो बोर्ड के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है क्या? बोर्ड के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है क्या? नहीं। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन की पोजीशन 4,6 है वो है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे जो पॉइंट ओ है, बोर्ड पे जो पॉइंट ओ है उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पर्सन जो है वो कहां पे है? 4,6 पे। अब मुझे अगर इसी पर्सन की पोजीशन को, अगर मुझे इसी पर्सन की पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिन से पर्सन की ओर ड्रॉ करते हैं एक वेक्टर आर। तो जो भी पर्सन है, पर्सन यहां पे था, पर्सन की पोजीशन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो हमने क्या किया? ओरिजिन से पर्सन की ओर एक वेक्टर ड्रॉ किया, और ये जो वेक्टर आर होता है इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वहां पे, पोजीशन वेक्टर। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर कर क्या रहा है? पोजीशन वेक्टर बॉडी, पोजीशन वेक्टर बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जब भी हम किसी पर्सन या पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन तो वहां पे हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि पर्सन की पोजीशन वेक्टर है क्या, उसको लिखे क्या, तो हमें मालूम है कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट 6। कोऑर्डिनेट का मतलब कंपोनेंट था वहां पे, तो यहां पे अगर वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर को क्या लिखोगे? 4i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया? 6j कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो पर्सन जहां पे है उसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखी जाएगी? 4i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया? 6j कैप। तो जो भी पर्सन है अभी यहां पे ए पॉइंट पे। अच्छा, अब ये पर्सन की इनिशियल पोजीशन है तो कई बार इसको हम आर आई भी बोलते हैं। तो आर आई वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन का इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब जो नेक्स्ट टर्म हम यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक साइड लिखो वहां पे डिस्टेंस और एक साइड लिखो वहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की तो हम क्या बोलते हैं? मान लो ये पर्सन ए पे है, बोर्ड पे ए पॉइंट पे है, कुछ टाइम बाद ये पर्सन ऐसा मूव करता हुआ पहुंच गया सी पे। ये कहां से होता हुआ गया? बी पे। तो पर्सन ए पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन बी से होता हुआ कहां पहुंचा? सी पे पहुंचा। अब मैं अगर बोलता हूं कि मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,4, तो अब तुम क्या बोलोगे? पर्सन था ए पे, कुछ टाइम बाद पर्सन कहां पहुंचा? सी पे। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इस पाथ की टोटल लेंथ क्या है?
इस पाथ की जो टोटल लेंथ है, इस पाथ की जो टोटल लेंथ है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए पे था, फाइनल पॉइंट सी पे था, तो ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस केस में हम डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, इस केस में हम डिस्टेंस को लिखेंगे ए बी, और ए बी सी, सॉरी, इस केस में हम डिस्टेंस को लिखेंगे वहां पे ए बी सी, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे वहां पे ए सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वही हमारा वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हमेशा वहां पे पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो बताओ, इस केस में ए मेरी इनिशियल पोजीशन है और सी मेरी फाइनल पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल की ओर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा आर से। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की ओर होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, जीरो भी होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं, तो ध्यान है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है डायरेक्शन। समझ में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में उसका डायरेक्शन भी होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि हमारे पास एक पर्सन है, ये हो गया ओरिजिन, और कोई पर्सन है, जो पर्सन दौड़ता हुआ कहां जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। पर्सन पहले कहां पे था, पर्सन पहले था ओरिजिन पे, और पर्सन दौड़ता हुआ कहां जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। अब बताओ, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कहां रहेगा, राइट की ओर रहेगा। और ध्यान, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है तो साइन हम लेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी केस में पर्सन दौड़ता हुआ लेफ्ट की ओर गया, तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि अगर पर्सन दौड़ता हुआ लेफ्ट की ओर गया तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, अगेन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो रिजल्ट ध्यान रखना, अगर राइट की ओर डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर होगा तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे नेगेटिव, ऊपर की ओर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो गया, नेगेटिव। यही हमारा साइन कन्वेंशन होगा। क्लियर, राइट की ओर है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। क्लियर ना। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, और इसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, ये आर आई वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा आर से। अब फिर से देखो,
पर्सन अगर सी पे पहुंचा है तो ये उसकी वहां पे फाइनल पोजीशन है वहां पे। अब यूज करो यहां पे ट्राइंगल लॉ। बताओ ट्राइंगल लॉ अगर यूज करोगे तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? तो चेक करो, आर एफ, आर आई और डेल्टा आर का वहां पे क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है सेकंड वेक्टर के टेल से। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन अब लिखी जाएगी वहां पे आर एफ वेक्टर किसके बराबर? आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर के बराबर। इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा हम यही फॉर्मूला वहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब जैसे देखो यहां पे इनिशियल पोजीशन ये थी, अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं तो फाइनल पोजीशन क्या है? इसका x कंपोनेंट 8, y कंपोनेंट, तो इसको हम लिखेंगे 8i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया? 4j कैप। और अब मैं अगर डेल्टा आर की बात कर रहा हूं तो डेल्टा आर होगा आर एफ माइनस आर आई। बताओ आर एफ माइनस आर आई करोगे तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो हम बोलेंगे जो पर्सन है, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 4i कैप माइनस 2j कैप है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे वहां पे मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का 16 माइनस 2 का 4, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा √20। क्लियर है ना? तो जो भी पर्सन रहेगा, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ √20। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या है वहां पे? तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो बताओ क्या बोलोगे यहां पे? ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई वहां पे y एक्सिस। बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव। तो ये जो भी वेक्टर है ये वेक्टर जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे तो यही तुम्हारा वहां पे डेल्टा आर वेक्टर होगा। अब मान लो इसका एंगल कितना बना? अल्फा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लिखवाया भी था वेक्टर में कि जब भी हम एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करो। तो 10 अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा जो रहेगा अल्फा होगा 10 इनवर्स 2। देखो है कि नहीं वहां पर? अब तुम यहां से क्या बोलोगे? अब तुम यहां से बोलोगे कि जो भी पर्सन है, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट √20 हुआ है, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन मेजर किया गया है नेगेटिव y से। तो नेगेटिव y से पर्सन का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और इस डायरेक्शन में हुआ है। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो दो डायग्राम कंसीडर करो। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट केस में हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। अब बताओ ग्राउंड से अगर किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, किसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद पार्टिकल नीचे आता है और पार्टिकल किसको हिट करता है? ग्राउंड को हिट करता है। देखो है कि नहीं वहां पे? मान लो पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी? h गेन करी। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस केस में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो h ऊपर h नीचे, तो ये हो जाएगा वहां पे 2h। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 2h। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं तुमसे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की,
तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और वो यहां पे क्या हो गया 0। तो इस केस में अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वहां पे क्या है, कम है। फिर देखो यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने बोला डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है। अब अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से खड़े होके हमने किसी बॉल को रिलीज कर दिया। अब बताओ बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके, अगर बिल्डिंग के टॉप से खड़े होके अगर हमने किसी बॉल को वहां पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये जो बॉल रहेगी ये बॉल इस तरह से नीचे आएगी और कुछ टाइम बाद किसको हिट कर जाएगी, कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाएगी। देखो है कि नहीं यहां पे। तो यहां पे अगर बॉल को रिलीज करोगे तो बॉल नीचे जाएगी, कुछ टाइम बाद बॉल ग्राउंड को हिट कर रही होगी। मान लो बिल्डिंग की हाइट h है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वहां पे h। अगर मैं पूछ रहा हूं कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, नीचे की ओर है। ध्यान है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, नीचे की ओर होगा। तो साइन वहां पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखो क्लियर हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट वहां पे नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या फिर उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, हमें यह ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब होंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे पार्टिकल पहले ऊपर की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल ने यहां पे डायरेक्शन चेंज किया है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो पार्टिकल हमेशा नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पे लिख लो, वहां पे, यहां पे क्या लिख रहा हूं, लिखो वहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। Distance and displacement will be different whenever there is change in direction of motion। तो जब भी मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो उस केस में ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, अब देखो इसी डायग्राम को देखो जरा। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग वेलोसिटी। अच्छा, अब जब भी वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
एक जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। एक जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज, और दूसरी जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा समझो वहां पे कि जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है t=0 पे। पर्सन कहां जा रहा है? पर्सन जा रहा है राइट की ओर। कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंच गया और टाइम जो आया, टाइम आ गया वहां पे 8 सेकेंड। तो पर्सन t=0 पे चलना स्टार्ट किया, पर्सन राइट की ओर जा रहा है और किसी टाइम पे हम पर्सन को फिर देख रहे हैं और उस टाइम पे क्लॉक में टाइम कितना है? 8 सेकेंड है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितनी है? अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 8 सेकेंड, पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या थी या क्या रही? तो ये जो वेलोसिटी हम पूछ रहे हैं वो वेलोसिटी होगी एवरेज। देखो पहले एक चीज समझो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या है, या फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड पे क्या है, दो स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग हैं। मैंने क्या बोला? पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितनी रही, या पूछता हूं 8 सेकेंड में कितनी रही, और एक में पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड पे कितनी थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम पहली वेलोसिटी की बात करते हैं हम तो पूछते हैं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकेंड में क्या रही, पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकंड के टाइम इंटरवल में क्या रही, तो वहां पे हम बात कर रहे होते हैं एवरेज की। तो ये ध्यान है ना, फिजिक्स में हम एवरेज वर्ड कई जगह यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज करंट, एवरेज फोर्स, एवरेज टॉर्क। तो एवरेज वर्ड तभी यूज किया जाता है जब कोई भी चीज हम टाइम इंटरवल में देखते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकंड के टाइम इंटरवल में क्या रही, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। लेकिन मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 8 सेकंड पे कितनी है, 8 सेकंड पे, तो जब हम 8 सेकंड की बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि कोई भी चीज हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करी है, मेजर करी है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लेकिन कोई वेलोसिटी अगर हम टाइम इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी मेरी वहां पे क्या होती है, एवरेज होती है। तो वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक होती है मेरी एवरेज वेलोसिटी, दूसरी हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लिखो वहां पे। अब देखो जो भी एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे पर्सन ए पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन कहां पहुंचा, सी पे, लेकिन ए से जब सी आया होगा तो उसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो डेल्टा टी टाइम में पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आर होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा हम यूज करेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। देखो ये क्लियर, जो भी एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं इसी के आगे लिख रहा हूं लिमिट, इसी के आगे मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब याद करो जरा वहां पे क्या लिखवाया था, वहां पे मैंने लिखवाया था कि अगर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा तो डी टी कहलाएगा, और टाइम इंटरवल अगर बहुत ही स्मॉल है तो ये जो डेल्टा आर रहेगा वो डी आर कहलाएगा। और ये जो डी आर बाय डी टी होता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं।
तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ये भी डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर मैं पूछ रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है तो हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देखो है कि नहीं वहां पे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं डी आर बाई डी टी। डी आर बाई टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लो वहां पे इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है डेल्टा आर के डायरेक्शन पे। जो डायरेक्शन वहां पे डेल्टा आर वेक्टर का होगा, जो डायरेक्शन डेल्टा आर वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन वहां पे एवरेज वेलोसिटी का होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो वहां पे लिख लो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो लिखो वहां पे जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। इसका मतलब है कि ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर हम किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा थ्रो करते हैं तो पार्टिकल जो रहता है वो मूव करता है पैराबोलिक पाथ पे, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल किसको हिट करता है? कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल हिट करता है ग्राउंड को। मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल ए पॉइंट पे, कुछ टाइम बाद पार्टिकल बी पे है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल सी पे है। अगर मैं पूछता हूं कि पर्सन की वेलोसिटी ए पे कहां है, तो ए पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है। अगर मैं पूछता हूं बी पे वेलोसिटी कहां है, तो तुम बोलोगे बी पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है। अगर मैं पूछ रहा हूं सी पे वेलोसिटी कहां है, तो तुम बोलोगे अगेन सी की वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये होती है हमेशा अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें ये भी लिख लो वहां पे अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाय dt। y के अलोंग चल रहा है तो हम बोलेंगे dy बाय dt। z के अलोंग चल रहा है तो जो भी वेलोसिटी रहेगी इसको हम बोलेंगे dz बाय dt। तो dx बाई डी टी, dy बाई टी, dz बाई टी, ये सब मेरी वहां पे क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। यानी किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो मैंने क्या बोला, जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही हमारी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड की, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? एवरेज स्पीड की, तो जैसे हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहां पे हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है वो एवरेज वेलोसिटी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो वो तुम्हारी वहां पे क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। देखो क्लियर हो? क्लियर हो वहां पे? अच्छा, यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो एवरेज वेलोसिटी है, बताओ वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी क्या हमेशा? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के हमेशा बराबर होगी क्या? नहीं। अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इक्वल आ जाएगी। लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लिया तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो भी सकती है, या फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से क्या हो सकती है? छोटी भी हो सकती है। क्लियर हो? क्लियर होता?
लिखो इसमें क्वेश्चन लिख लो जरा। नाइन टेंथ में भी ये क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने, तो लिखो वहां पे क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इफ अ पार्टिकल कवर्स half of the distance with velocity v1, if a particle covers half of the distance with velocity v1 and half of the distance with velocity v2, find out the average velocity of the particle। ऐसा ही पूछ सकता है फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या फिर पूछ सकता है फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो दोनों में से कोई भी चीज वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो चाहे वो एवरेज वेलोसिटी बोले या फिर क्या बोले, एवरेज स्पीड बोले। क्वेश्चन में समझ में है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं और मान लो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, x दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी पार्टिकल है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 स्पीड से, स्पीड या वेलोसिटी, और जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है विथ स्पीड v2। अब कैलकुलेट क्या करना है, मैंने बोला कि या तो पूछ सकता है क्वेश्चन में एवरेज स्पीड, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी, और हम केवल बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। मान लो हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड कितनी है, तो बताओ क्या बोलोगे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा होगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मान लो यहां से लेके यहां तक आने में टाइम t1 लगा और यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t2 लगा। अब बताओ t1 टाइम को क्या लिखोगे, t1 टाइम को लिखोगे x/2/v1, तो t1 टाइम आ जाएगा x/2v1। सिमिलरली अगर बात कर रहे हो t2 की, तो t2 वहां पे हो जाएगा x/2v2। देखो है कि नहीं है, यहां पे t1 की वैल्यू x/2v1, यहां पे t2 की वैल्यू हो गई x/2v2। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो जरा, तो ये हो जाएगा x, डेल्टा t जो टाइम इंटरवल है वो हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 का मतलब हो गया x/2 1/v1 प्लस 1/v2। x से x कैंसिल आउट होगा और जो भी एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला हो जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो है कि नहीं है, जो फॉर्मूला बन रहा है 2v1v2 अपॉन क्या हो गया, v1 प्लस v2। अब बताओ मैथ्स में आगे पढ़ोगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, आगे टॉपिक आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो रहता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर कहीं बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से ट्रेवल किया है, और पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो v1 प्लस v2/2 मत करना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन क्या हो गया, v1 प्लस v2। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वहां पे लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल travels along a straight line. A particle travels along a straight line with uniform velocity v1 for half of the time. With uniform velocity v1 for half of the time, and remaining half of the time it covers with velocity v2.
क्या लिखा क्वेश्चन में यहां पे, अ पार्टिकल कवर्स, क्या लिखा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम and with velocity v2 for the remaining half of the time. Find out the average velocity of the particle. Find out the average velocity of the particle. तो जिन दो पॉइंट की बात कर रहा है, मान लो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x। जिन दो पॉइंट के बीच में पार्टिकल मूव कर रहा है, बताओ उनके, मान लिया हमने उनके बीच का डिस्टेंस x है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अच्छा, अब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मान लो टोटल टाइम अगर लगता है इसको t, मान लो पूरे एक्सपेरिमेंट में टोटल टाइम इसको लगा t, तो हाफ ऑफ द टाइम वो चला v1 से, हाफ ऑफ द टाइम चला वो v2 से। तो जब वो v1 वेलोसिटी से चला तो मान लो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, और जब वो v2 वेलोसिटी से चलता है सेम टाइम के लिए तो मान लो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x2। तो पहला रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अब फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो भी x1 डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v1 इंटू t/2। और अगर मैं x2 डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो x2 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 डिस्प्लेसमेंट होगा v2 वेलोसिटी इंटू t/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब बताओ x1 मालूम है, x2 मालूम है, यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, यहां पे आएगा t/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ध्यान रखना यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसका फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2/2। तो जब डिस्टेंस हाफ ऑफ चलता है तो वहां पे hp बनता है, और जब वो टाइम हाफ ऑफ लेता है तो फिर वहां पे v1 प्लस v2/2 बनता है, और ये तुम्हारा वहां पे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। या फिर हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बात करते हैं किसकी, मीन की, और वो हो जाता है v1 प्लस v2/2। क्लियर। तो मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं जहां पे वो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, या तो डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, या फिर इंफॉर्मेशन दी होगी किसके बारे में, टाइम के बारे में। फिर नेक्स्ट लिख लो यहां पे एक्सेलरेशन, इतना लिख लो, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर से ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा वहां पे क्या होता है, दूसरा होता है वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला लिखो। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कब करेंगे, जब वहां पे होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v को हम बोलते हैं वहां पे चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा t वहां पे क्या हो गया, डेल्टा t वहां पे हो गया टाइम इंटरवल।
क्लियर। तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसको हम लिखेंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा टी तुम्हारा क्या है, टाइम इंटरवल है। एवरेज एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे रेशो। किसका रेशो है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया, टाइम इंटरवल। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। अच्छा ये ध्यान रखना, एवरेज का हम बात करेंगे जब हम टाइम इंटरवल देख रहे होंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन मेजर करने जा रहे हैं, अगर हम किसी टाइम पे एक्सेलरेशन मेजर करने जा रहे हैं तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो वहां पे हम लोग डिफाइन कर रहे थे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसके आगे लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब टाइम इंटरवल अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो डेल्टा टी dt में चेंज हो जाएगा, डेल्टा v dv में, और यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला यूज किया जाएगा dv बाय dt। अगर x के अलोंग देख रहे हो तो फॉर्मूला यूज किया जाएगा dvx बाय dt। अगर y के अलोंग एक्सेलरेशन है तो हम लिखेंगे dvy बाय dt। अगर z के अलोंग है तो एक्सेलरेशन वहां पे हम यूज करेंगे dvz बाय dt। तो इस तरह से वहां पे हम x, y और z के अलोंग फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है डेल्टा v वेक्टर पे, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तो ध्यान रखना इसका डायरेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो यहां पे तो हमें डायरेक्शन इजीली मिल जाएगा, लेकिन यहां पे अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंड करता है वहां पे रिजल्टेंट फोर्स पे। तो इस फॉर्मूले से एवरेज मिलेगा और इस फॉर्मूले से क्या मिल रहा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। देखो इतना क्लियर हुआ वहां पे। अब लिखो वहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हम इन्हीं फॉर्मूले को क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्राउंड है और ग्राउंड से एक पार्टिकल को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया। ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को हमने कहां थ्रो किया, ऊपर की ओर थ्रो किया। ग्राउंड से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया। मान लो कितनी वेलोसिटी थ्रो किया, इसको हमने थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ग्राउंड से एक पार्टिकल को हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं। पार्टिकल पहले जाता है, किसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद पार्टिकल नीचे आ जाता है। देखो यही पार्टिकल का मोशन है कि नहीं है। तो क्वेश्चन चाहो तो लिख लो वहां पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखो वहां पे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। तो पूरे एंटायर मोशन में बताना है पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या रही, और दूसरी कैलकुलेट करनी है वहां पे एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वहां पे याद होगा कि जो भी एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान ना ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वेक्टर के आगे मॉड लगा दिया, चाहो तो तुम केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो भी एवरेज वेलोसिटी है उसको हमने क्या लिखा था, उसको हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी वहां पे हम क्या लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे।
अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल जहां से चला पार्टिकल वहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम इंटरवल भले ही कुछ रहे, एवरेज वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी 0। देखो ये ध्यान रखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वेक्टर फॉर्म में, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी का भी केवल क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। तो इस केस में अगर कोई पूछता है कि पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो मान लो पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट गेन करी h, तो h ऊपर गया h नीचे आया तो हम बोलेंगे 2h अपॉन क्या हो गया, टाइम इंटरवल। अब मैं यहां पे जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं कि तुमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी आगे हम फिर से पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, लेकिन 9th 10th में सबने ये फॉर्मूला पढ़ा था। u होती है इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो -g, ऊपर जाने में उसको टाइम लगा t1 टाइम बाद वेलोसिटी 0, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो टाइम लगा 1 सेकेंड। अच्छा, अब इस 1 सेकेंड में पार्टिकल ने हाइट कितनी गेन करी, तो इक्वेशन याद होगी s इक्वल्स टू ut प्लस u 10 टाइम 1 हाफ, g नीचे की ओर है तो साइन लेते थे 10 टाइम, तो अब चेक करोगे वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है 1 मीटर। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देती है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। देखो है कि नहीं है, जो भी मोशन है ये मोशन यहां पे t की वैल्यू 0, यहां पे t की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट गेन करी 5 मीटर। 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे है तो टोटल डिस्टेंस 10। अब टाइम क्या लगता है, तो अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इस रिजल्ट को आगे हम प्रूव भी करेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ध्यान रखना जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। तो इसको ऊपर जाने में टाइम लगा 1, नीचे आने में भी टाइम लगेगा 1, तो टोटल हो जाएगा 2 और ये आंसर आ जाएगा वहां पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वहां पे। नेक्स्ट लिखो वहां पे क्वेश्चन, लिखो जरा नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल में शायद डिस्कस भी किया था, लेकिन मैं फिर से लिखवा रहा हूं क्वेश्चन। तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो जो भी पार्टिकल है पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है कितनी, x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये पार्टिकल की पोजीशन है और x वहां पे मीटर में है और टाइम t टाइम है और ये t टाइम सेकेंड में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेयर t इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट चेक करते हैं। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। हमें मालूम है कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करेंगे। हमें मालूम है कि पार्टिकल अगर x के अलोंग चल रहा है तो वेलोसिटी जो रहेगी वो हो जाएगी dx बाय dt। ये कौन सी वेलोसिटी है, ध्यान है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई dx बाय dt। 2 तो कांस्टेंट है, t का 1, t स्क्वायर का 2t, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 - 4t।
लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाय dt, 2 का 0 t का 1, तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इस केस में जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज। तो बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल मैक्सिमम कितना चला। अब देखो फिर से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल में किया था। वहां पे मैंने क्या समझाया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मोशन कैसा हुआ। तो यहां पे पहले कहीं डिफाइन कर दो t की वैल्यू 0। पहले ये चेक करो t को 0 पे पार्टिकल कहां पे है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इक्वेशन है 2t माइनस 2t स्क्वायर। इसका मतलब है कि जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन पे था। अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, तो वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो t की वैल्यू यहां पे 0 कर दो जरा, और t की वैल्यू अगर 0 करोगे तो वेलोसिटी वहां पे पॉजिटिव आती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला है, जो भी चीज राइट की ओर होगी वेक्टर, उसका साइन पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, यही हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि t इक्वल 0 पे पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट कर रहा है, राइट की ओर। लेकिन एक्सेलरेशन चेक करो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को। तो ये बताता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव x के अलोंग है। और देखो इतना हमने पढ़ा है कि जब भी वेलोसिटी और a ऑपोजिट होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ऐसा भी केस बन सकता है, वेलोसिटी लेफ्ट की ओर हो, एक्सेलरेशन राइट की ओर है, तो इस केस में भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ए को हम लोग वहां पे रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन का मतलब लिखवाया था स्पीड का कम होना। लेकिन अच्छा, रिटार्डेशन कब होता है, रिटार्डेशन होता है जब v और a क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। लेकिन v अगर राइट की ओर है, a भी राइट की ओर है, तो उस केस में v इंक्रीज करता है। केस ये भी बन सकता है v भी लेफ्ट की ओर, a भी लेफ्ट की ओर। तो वहां मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है केवल डायरेक्शन, और कोई मतलब नहीं है। यहां पे जैसे देखोगे ए मेरा रिटार्डेशन कहलाएगा, यहां पे ए एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो जब भी ए और v दोनों का डायरेक्शन सेम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब a और v दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। अब बताओ इस केस में a v के ऑपोजिट है कि नहीं है, और बताओ अगर a v के ऑपोजिट है, अगर a v के ऑपोजिट है तो ये वेलोसिटी को क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। और एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले चेक करो वेलोसिटी 0 कब हुई, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, और बताओ वेलोसिटी को 0 करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी हाफ सेकेंड। इसका मतलब है कि हाफ सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी।
अच्छा, अब हाफ सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4। तो ये अगले स्टेप में 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। इसका मतलब है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाफ मीटर गया। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2t माइनस टी स्क्वायर। तो जब टाइम की वैल्यू हाफ सेकेंड होगी तो पार्टिकल वहां पे रुकेगा, उस टाइम पे पार्टिकल का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ मीटर। अब ध्यान ना, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन है, और पार्टिकल के पास अगर अभी भी एक्सेलरेशन है तो अब ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जाएगा, और जैसे ही ये लेफ्ट की ओर जाएगा तो फिर v और a कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, और डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो v हमेशा यहां पे बढ़ता रहेगा। तो पार्टिकल पहले रिटार्ड किया और उसके बाद ये पार्टिकल वहां पे एक्सेलरेट किया। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, तो वो तुम्हारी हाफ है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द पार्टिकल, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में बोल रहा है नेवर गोज टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो रॉन्ग है। सेकंड में क्या बोल रहा है, नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन देन गोज अप टू 1/2 इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देन गोज टू लेफ्ट, तो ये ऑप्शन मेरा वहां पे क्या है, सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया था फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी कभी जीरो होगी नहीं। एक बार पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसके बाद तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अच्छा, लास्ट ऑप्शन, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज, तो अब क्या करोगे वहां पे, t की वैल्यू 1 सेकेंड पे चेक करो x कितना है, तो t की वैल्यू 1 पुट करो, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0। देखो है कि नहीं वहां पे। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x 0 है, इसका मतलब है कि पार्टिकल अगेन ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। अब बताओ, पार्टिकल अगर ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो हाफ मीटर आगे गया, हाफ मीटर पीछे गया, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 1 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस वहां पे हो जाएगा 1 मीटर। क्लियरली हो इतना। तो इस तरह से वहां पे हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, जो मैथमेटिकल टूल था, मैथमेटिकल टूल के लेक्चर को फिर से जाओ, रिवाइज करो, तो वहां पे देखोगे इस तरह के एटलीस्ट मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। तो उन क्वेश्चन को तुम लोग वहां पे क्या कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूला बेस्ड पे, इसी फॉर्मूले पे फिर से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाद में हम बात करेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की। क्लियर इतना। तो जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल में करवाया है, तो वो जो क्वेश्चन एक और करवाया था उसको देख लो। अगले टर्न पे मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से हम इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्लियर। तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग वहां पे।